भैया मुझसे ना याद नहीं होता, मुझसे ना रटा नहीं जाता भैया। जैसे बचपन में भी ना मैं एसएसटी में बड़ा बेकार था क्योंकि मैं याद नहीं कर पाता था। और हिस्ट्री भी ना बहुत ही गंदा सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें याद करना होता है। और याद करना तो एक बहुत ही बेकार चीज़ होती है, समझना चाहिए ना। याद करना, रट्टा लगाना, ये तो एक एक बेकार चीज़ है। एक बात बताओ, एक सिंपल बात बताओ, कौन सा इंसान सुपीरियर है? जिसकी मेमोरी अच्छी है और बाकी सारी चीजें सेम मान लो। एक बंदे की मेमोरी अच्छी है और एक बंदे की मेमोरी खराब है। सुपीरियर आदमी वो है जिसकी मेमोरी भी सुपीरियर है। मेमोराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। मेमोरी इज अ क्रूशियल कॉग्निटिव फंक्शन। आप सब कमेंट में लिखो, मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव फंक्शन। दिमाग की शक्ति है मेमोराइजेशन। आप अपनी डिसेबिलिटी को, आप एक चीज है आप जो कर ही नहीं सकते, आपसे हो नहीं पा रही, आप उसको प्राउडली कैसे बोलते हो मुझसे रटा नहीं जाता? अरे तू नहीं जाता तो तेरे में एबिलिटी नहीं है ना। वो अपनी कमी को भला कोई फ्लेक्स करता है? ये कमी है, इनको ठीक किया जाता है। मेमोरी अच्छी होना एक सुपर पावर है। हम अच्छी करेंगे मेमोरी। मेरी इंग्लिश में आपको पता है मेरी वोकैबुलरी कितनी है? 45,000 वर्ड्स की। मतलब आईआईटी में ये बात हो गई थी कि यार डिक्शनरी में कोई वर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, जिंदल से पूछ लो, उसको सब पता है। जिंदल जी वाह। मेरी इतनी वास्ट वोकैबुलरी इसीलिए हुई क्योंकि मेरी एक बहुत ही शार्प मेमोरी है। मैंने पढ़ा होगा 2015 में मार्कोनिकोव रूल, उसकी डेफिनेशन तक मेरे दिमाग में है कि इन द आयनिक एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अ डबल बॉन्ड, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच इटसेल्फ टू अ कार्बन सो एज टू यील्ड अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट। आप सोचो, ये चाहिए, ये सुपर पावर है ब्रो। कोई बेवकूफ आके बोलेगा देखो रटता रहता है। बेटा मेरी जेई एडवांस्ड में हो चुकी है, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मतलब मेरे को जज कर लिया उस एग्जाम ने कि इस बंदे का दिमाग कैसा है। 247 रैंक आई मेरी 1 मिलियन लोगों में। तो मेरा दिमाग है, ये भी सुपर पावर है। मेरे को मैथ आती है, वो भी सुपर पावर है। और मेमोरी अच्छी है, ये भी सुपर पावर है। तू नहीं समझता, तू पीछे रह जाएगा, तू कमज़ोर रह जाएगा। मेमोरी इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि मेमोराइजेशन कैसे करते हैं। चलो मैं पोलाइटली भी आपको एक बात समझाता हूँ, आप समझना यार। देखो, आप कई बार ना मेरे पास, जैसे मैं जेई के एस्पिरेंट्स को 8 साल से गाइड कर रहा हूँ, और मेरे पास ना स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि एग्ज़ाम में ना सर वो फॉर्मूला याद नहीं था, उस वजह से मेरे मार्क्स रह गए। क्यों नहीं याद था यार? फिर आपको आपके मार्क्स रह गए, आपका घाटा हुआ ना। लेकिन जब याद करने का टाइम था तो आपने कहा था कि रट्टा नहीं मारा जाता, हो गया ना घाटा। आपको बहुत चीज़ें याद नहीं रहती। अरे यार वो ना मैं लोगों के नाम याद नहीं रखता। अरे भाई तू एक इनसेंसिटिव, तू एपैथेटिक, एक पैथेटिक ह्यूमन बीइंग है। अपनी डिसेबिलिटी को फिर फ्लैक्ट कर रहा है, किसी का नाम याद नहीं होता, वो तेरी कमी है ना यार। मेमोरी इज अ पावर, ठीक है, हर जगह काम आएगी। इसलिए आज मेमोरी की ये 5 टिप्स जो मैं दे रहा हूँ ना, ये लाइफ में अप्लाई कर लो, लाइफ चेंज हो जाएगी। सबसे पहली टिप है कंपेयर एंड क्लासीफाई। मैं ना पता है बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ और मेरे ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ना जाने और भी पॉलिटिक्स, हर चीज़ में बहुत रिलीजन, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता हूँ मैं। तो मैंने ना जब हिस्ट्री पढ़ता था ना, तो आईआईटी के अंदर ना ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट भी होता है, तो वहाँ पर मैं प्रोफेसर से ये बात करता रहता था हिस्ट्री के बारे में। तो वो मुझे कहते थे कि हिस्ट्री को अगर आपको सही से समझना है और याद भी करना है तो आपको ना कंपेयर करना चाहिए। आप कंपेयर करो कि अकबर भी, देखो इंडिया का एक बहुत ही बड़ी किंगडम जब होती थी, उसका राजा था, और अशोक भी। तो अकबर और अशोक जब दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे दोनों याद आएंगे। एक एंशिएंट टाइम्स का, एक मिडीवल टाइम का, एक बुद्धिस्ट, एक मुस्लिम, एक को कहते हैं अशोका द ग्रेट, एक को कहते हैं अकबर द ग्रेट। जब मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, दोनों मुझे ज़्यादा समझ आते हैं, दोनों ज़्यादा याद रहते हैं, यानी डबल याद और एक दूसरे का सपोर्ट से याद। ये हो गया जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दोनों ज़्यादा याद रहती है। एक क्लासीफाई भी ऐसी कैटेगरी है। आप जब जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब मैं जेई के टाइम पर पढ़ता था ना, मैंने इसमें देखा जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इन दोनों के जो रिएक्शंस होंगे ना एज एन एसिड, वो बहुत सिमिलर होंगे। अब H2SO4 भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, P2O5 भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो जो इनके रिएक्शंस एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट होंगे वो बड़े सिमिलर होंगे। आप देखोगे कि पूरा रिएक्शन ही सिमिलर है। तो मैंने क्या किया कि इनऑर्गेनिक के जो हज़ारों रिएक्शन थे, उन हज़ारों रिएक्शन, हज़ार नहीं है वो शायद 80 से लेके 100
कैटेगरीज हैं। मैंने वो 1000 रिएक्शन याद नहीं किए, मैंने वो 80 कैटेगरीज याद करी। और 80 कैटेगरीज मतलब काम कितना घटा दिया मैंने 92% काम ही घटा दिया अपना। काम घट गया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, और मेरे जेईई एडवांस्ड की केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आए थे, बहुत ही ज़्यादा। जेईई एडवांस 2016 इतिहास का सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम था, उसकी केमिस्ट्री में 80 मार्क्स इसीलिए आए थे क्योंकि मैंने ये जो कंपेयर एंड क्लासीफाई करके केमिस्ट्री बहुत अच्छे से याद की थी। सेकंड टिप है एसोसिएशन एंड स्टोरी। आप कई बार क्या करते हो, जैसे हिस्ट्री हो गई या केमिस्ट्री हो गई या कोई भी इस तरह की चीज़ें, इकोनॉमिक्स हो गई, कुछ में भी ना आपको टॉपिक्स याद होना ज़रूरी है यार। चीज़ें आपको टाइम पर याद आनी ज़रूरी है, याद रहेगी। देखो क्या होगा, मान लो मैंने एक पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ा, अब मैं पैराग्राफ नंबर 100 पढ़ रहा हूँ, 105 पैराग्राफ 1 और 105। अगर मुझे 105 पैराग्राफ पढ़ते हुए 1 में क्या था याद नहीं है, इतनी डीप थी से वो समझ पाऊंगा जब मैं वो सारे 105 पैराग्राफ लिंक नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मेमोरी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार, मुझे उन लोगों पर गुस्सा आता है जो मेमोरी को ऐसे हल्के में टाल देते हैं, और कमेंट्स में आज भी बेवकूफ़ शायद दिख रहे हो, इतना बोलने के बावजूद भी वो यही कहेंगे ये तो रट्टा मारता है। पर ठीक है यार, जैसे मैंने बताया ना वो 105 पैराग्राफ, तो होता क्या है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, आप जब भी कोई थीसिस पढ़ रहे हो तो आपको ये समझना है कि जो नेक्स्ट चीज़ है वो पिछली से लिंक्ड है, और फिर उससे अगली उससे पिछली से लिंक्ड है। तो जब आप चीज़ों को लिंक कर करके पढ़ोगे, जैसे स्टोरीज़ में भी होता है कि पहले वो मिले, फिर मोहब्बत हुई, फिर दिक्कत हुई, फिर बिछड़ गए, फिर दोबारा मिले, ये सब स्टोरी में स्टेप्स होते हैं ना। तो बीच का स्टेप मिस होता तो पता चलता ना हाँ यहाँ कुछ था, तो हम भूलते नहीं हैं उसको। ऐसी स्टोरी के अंदर लिंक्स होते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई नॉलेज बिल्ड कर रहे हो, नॉलेज को हमेशा नॉलेज पे बिल्ड किया जाता है, तो जब भी आप कोई नेक्स्ट चीज़ पढ़ रहे हो ना, उसको अपनी पिछली नॉलेज से लिंक किया करो, तो आपकी पिछली नॉलेज भी रिफ़्रेश हो जाएगी, और जो नेक्स्ट नॉलेज है वो उसके ऊपर बिल्ड हुई है वो भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। पूरी जितनी भी नॉलेज आप नहीं लेते हो उसको पुरानी से एसोसिएट करो, और सबको एक स्टोरी के अंदर आप उसको वीव करो, आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद रहेंगी। यही रीज़न है कि मेरी इतनी बड़ी वोकैबुलरी हो सकी, यही रीज़न है कि मैं मतलब हिस्ट्री भी पढ़ पाता हूँ, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बुक्स पढ़ पाता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताता हूँ एसोसिएशन की जो कि मेमोरी से हट करके है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी सारी बुक्स पढ़ ली, तो अब जब मैं कोई नई बुक उठा के भी देखता हूँ ना, मुझे पता है इस पैराग्राफ में ना ये बोल रहा है, मुझे पता है क्या बोलने वाला है, ये पुरानी नॉलेज से ही, तो मैं वो पैराग्राफ जो है ना ऊपर से यूं ही स्किप कर देता हूँ। मुझे समझ में आया था क्या लिखा है, और मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट्स पढ़ता हूँ। तो नॉलेज पास्ट की होने से अगली नॉलेज लेना बहुत बहुत और इजी हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, रेपिटेशन एंड हार्ड वर्क। मेरी बात समझना थोड़ा। मैं कई बार ना, मेरे पास स्टूडेंट्स आके बोलते हैं सर मैंने ना सब पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी किए थे, पर फिर चीज़ याद नहीं रही। पर मैं पूछता हूँ ठीक है तुमने पढ़ा था, जैसे सब समझा था है ना, और क्वेश्चंस भी किए थे है ना, लेकिन याद करने के लिए कब टाइम दिया? सर मैंने क्वेश्चंस किए थे तब पूरा खोल के, मैंने याद कब किया? सर याद के लिए मैंने ना थ्योरी ढंग से समझी। अरे मैंने कहा याद कब किया? याद करने को टाइम कब दिया तूने? आपने कभी भी मेमोराइज करने का जो काम है उसके साथ कभी इंसाफ नहीं किया। फिर आप मुझे आके बोलते हो कि आपके पेपर में आपको फॉर्मूला याद नहीं आए, आपका टाइम लग गया। वो बंदा मुझे डेरिवेशन करके दिखा रहा है, मैंने कहा फॉर्मूला कहाँ है? तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। आपको मेमोराइजेशन के साथ इंसाफ करना होगा, आपको उसे टाइम देना होगा। मेमोराइजेशन एक्चुअल में एक मेहनत का काम है। कई लोग जिनके दिमाग थोड़े शार्प होते हैं ना, शार्प दिमाग वाले बंदों की बात कर रहा हूँ, वो मेमोराइजेशन के लिए ना मेहनत नहीं करना चाहते। उनको ये शायद लगता है कि बिना मेहनत किए, मेमोराइजेशन पे बिना मेहनत किए याद हो जाएगा। उनको होता नहीं है, उनको लगता है ऐसा है, और बाद में उनके मार्क्स नहीं आते, फिर वो रोते हैं। उनकी रैंक नहीं आती, फिर वो रिग्रेट करते हैं। भाई मेमोराइजेशन को टाइम दो। मेमोराइजेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, उसको टाइम दो। हाँ अब मैं याद करूँगा, ऐसे आज मैं 2 घंटा बैठ के सिर्फ मैथ के ये फॉर्मूला याद करूँगा। और इसी के अंदर आता है रेपिटेशन। आप जब किसी चीज़ को बार बार रिपीट पढ़ने की कोशिश करते हो, आप बोर भी होते हो। वो एक मेहनत का काम है, वो भी लोग अवॉइड करते हैं। चीज़ों को रिपीट करना होगा। इसको एक्सप्लेन करती है रिटेंशन कर्व। आप जब भी कुछ याद
करते हो तो उस लम्हे पे वो आपके माइंड में एकदम फ्रेश होता है, पर धीरे धीरे वो डाई अवे होने लग जाता है। पर जैसे ही आप एक उसकी रिवीजन लगाते हो, आपके दिमाग में बिल्कुल वो सारी मेमोरी तरोताज़ा हो जाती है, और उसके बाद वो फिर डाई अवे होने लग जाती है, और आप फिर अपने आप को रिवाइज़ कराते हो तो वो तरोताज़ा हो जाती है, और धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। और आपको एक बात और समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ आपको जितनी अंदर बिल्कुल जो चीज़ आपको जितनी विविडली शार्पली याद होगी ना, उतना जल्दी भी वो एग्ज़ाम के अंदर रिकॉल होगी। जल्दी रिकॉल होने की भी वैल्यू है। आपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा, आपको पता है यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये फार्मूला, यार वो फार्मूला क्या था क्या था क्या था क्या था, 1 घंटा बैठा हुआ है, क्या था क्या था क्या था, भाई फार्मूला तेरे को पता लग गया, अगले लम्हे पे तेरे सामने फार्मूला लिखा होना चाहिए। आप इमेजिन करो अपने आप को, आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हो, आप सोचो आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फार्मूला बुक नहीं है, बस आप हो, आपका डेस्क है और उसके ऊपर एक कोरा कागज़ रखा हुआ है। आपको उस कोरे कागज़ पर वो फॉर्मूला अपने दिमाग से प्रोड्यूस करके लिखना है। इसलिए जो नेक्स्ट टिप आती है, टिप नंबर 4, कोरा कागज़ टेस्ट। आप अगर कंप्यूटर में भी तो मेमोरी होती है, तो उसको भी टेक्निकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 इज़ एनकोडिंग, 2nd इज़ स्टोरेज एंड 3rd इज़ रिट्रीवल। तो एनकोडिंग को मैं अगले में कवर करूँगा, ठीक है। स्टोरेज आपकी वो बार बार जब आप उसको रिवाइज़ करते हो तो वो आपको वो स्टोर होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अभी मैं बात कर रहा हूँ रिट्रीवल की। आप मेरी बात समझना, कई बार लोग क्या करते हैं कि वो चीज़ को ना बस चलो रिपीट भी करने लग गए, उससे वो स्टोर भी कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं चीज़, ठीक है। पर आपने कभी खुद का टेस्ट लिया कि वो मेरे मन में जो है, आज मेरे सामने ये कागज़ रखा हुआ है, क्या मैं आंखें खोल के कागज़ पे वो सारा का सारा कंप्यूटर की तरह, जैसे कंप्यूटर प्रिंट आउट दे देता है, क्या मैं दे सकता हूँ? क्या मेरा रिट्रीवल इतना स्ट्रांग है? और मैक्सिमम लोग जो है ना लिखने लगते हैं जब, तो बीच में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, यार यहाँ क्या था, यार याद नहीं आ रहा। नहीं याद आ रहा ना, आप फेल हुए। रिट्रीवल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेमोरी, एंड रिट्रीवल को मास्टर करने की सबसे बेस्ट टेक्निक है कोरा कागज़ टेस्ट। मैंने आपको बताया एग्ज़ाम के अंदर आप होंगे, सामने कोरा कागज़ होगा, आपको आज कोरे कागज़ पर, आपको आता है ना, आपने पढ़ लिया, आप बड़े स्मार्ट हो ना बच्चे, स्मार्ट हो ना, तो लिख के दिखा दो कोरे कागज़ पे सब कुछ जो भी आपने पढ़ा। टॉपिक है, टॉपिक की हेडिंग लिखो, अब कोरे कागज़ पर बुक बंद करके सब यहाँ लिख के दिखा। अब जब लिखोगे आपको एरर दिखेंगे, कमियाँ दिखेंगी, जिससे आपके दिमाग पर ना आपको पता चलेगा कि क्या क्या आप मिस करते हो। और फिर आप जब दोबारा जाके पढ़ोगे ना, तो आपका दिमाग ज़्यादा रिसेप्टिव होगा कि यार मैं चीज़ें मिस करता हूँ, ढंग से पढ़ता हूँ। और फिर आप बार बार कोरा कागज़ टेस्ट लोगे अपना, तो आपको एक तो मेमोरी का रिट्रीवल जो पार्ट है वो स्ट्रांग होगा। तो यानी फिर आप, चूँकि आपको कोरा कागज़ करने की आदत है, आपको जैसे ही आएगा कोई भी, जैसे मेरे को कोई भी वर्ड आता है तो मेरे को तुरंत उसका मीनिंग पता होता है। कोई भी अगर फार्मूला की आस्क होती है, तुरंत मेरे को फार्मूला आता है, क्योंकि मैंने अपने आप को वो ट्रेनिंग दी थी जेईई के टाइम पर। कोरा कागज़ होगा, फार्मूला का नाम होगा, तुरंत फार्मूला। कोरा कागज़ टेस्ट रेगुलरली करना है, करना सिंपल है। टॉपिक का नाम लिखो कोरे कागज़ पर, सारी बुक बंद करो और अपने आप से लिख के दिखाओ नीचे क्या था। कोई डेरिवेशन आपने पढ़ी है, सीखी है, अपने आप से लिख के दिखाओ नीचे क्या था। कोई भी बुक, किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं लेना। अब देखना आपकी मेमोरी किस लेवल की हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5 भी स्टोरेज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि स्टोरी बनाया करो या चीज़ों को, तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि चीज़ों को विजुअलाइज़ करो। जब आप चीज़ों को विजुअलाइज़ करते हो ना, तो वो फ़ोटो के रूप में आपके सामने आता है, ठीक है। आप जब विजुअलाइज़ करते हो, वो स्टोरी भी आपके सामने बनती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक किताब लिखी थी इंग्लिश लर्निंग के ऊपर, जिसका नाम था द ग्रैंडिलोक्वेंट इंडियन। मैंने उसके अंदर ना एक टिप सिखाई थी लोगों को। IIT दिल्ली में मेरा क्लासमेट मेरे पास आया, वो GRE की प्रिपरेशन कर रहा था, तो कहता जिंदल जैसे मैं ना पढ़ रहा हूँ, पुअर शब्द पढ़ रहा हूँ, पुअर, तो उसके काफ़ी सारे सिनोनिम्स जैसे इम्पावरेज्ड, डेस्टिट्यूट, पेनीलेस। कहता यार ये सब याद कैसे रहेंगे और किसका कहाँ यूज़ होता है। मैंने उसको बोला चले कि इमेजिन कर, ठीक है, इमेजिन कर तू भाई अफ्रीका में कहीं पे है, जहाँ पे भाई रेगिस्तान है, जहाँ पर बच्चे हैं बेचारे, जिनके पास भाई जो मेल नरिश्ड बच्चे हैं, और वो बच्चे हैं डेस्टिट्यूट। तो वो बच्चों को इमेजिन किया, वो वर्ड उसने कभी नहीं भूला उसके बाद। और ऐसे मैंने कहा हर वर्ड के लिए ऐसे एक सिचुएशन बना और उसको वर्ड से लेबल कर दे। विजुअलाइजेशन जो है ना, वो ऐसी पावरफुल चीज़ है। जब आप किसी चीज़ को विजुअल्स बनाते हो ना, तो आपको फील भी होने लग जाती है। आप कई बार अगर गरीबी का विजुअल बनाओगे तो आपको दुख होने लग जाएगा। वो दुख की वो इमोशनल
अपील की वजह से चीज़ें और लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो चीज़ों को ना विजुअलाइज़ करो। इसको सिंपल भाषा में भी आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसको आप अपने मन में मूवी की तरह चला सकते हो। फिज़िक्स पढ़ते हो उसके अंदर कितनी विजुअलाइजेशन हो सकती है। केमिस्ट्री के अंदर मैकेनिज़म्स की विजुअलाइजेशन हो सकती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कई बार स्ट्रक्चर्स की स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रिएक्शन का जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको यही तो समझाया एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज कर लेता था, मुझे वो सदा याद रहते थे। तो विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को। ये जो 5 टिप्स मैंने आपको दी हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी सिर्फ मेमोराइजेशन की ही मेरे पास टिप्स हैं, और उसके अलावा और भी स्टडी को लेकर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जिस तरह फोकस, डिस्ट्रैक्शन, टाइम टेबल और ना जाने और कितने कितने एस्पेक्ट्स होते हैं स्टडी के, जिनको लेकर के आपको गाइडेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। और इसलिए मैंने ये चैनल आपके लिए बनाया है। तो 6th टिप है कि आप ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करो। और आपने इस वीडियो से जो जो सीखा, इस वीडियो ने आपको क्या सिखाया, इस वीडियो से अगर आपको कोई पर्सपेक्टिव चेंज हुआ या आपने कुछ सीखा तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसा फील करते हो मेरी वीडियोस के बारे में, या ये क्या प्रभाव आपके ऊपर छोड़ रही हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।